बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम किसी रो को किस तरह इंसर्ट करेंगे, फॉर्मेट किस तरह करेंगे, फॉर्मेट इस टेबल और सिल स्टाइल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, आज की सेशन में हम मज़ीद जाएंगे एडिटिंग ग्रुप के अंदर, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने एक सिंपल सा डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और अब इन्हीं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे लास्ट ग्रुप होम टैब का, वो है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहला वाला जो फंक्शन आता है वो है सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। ये कुछ फंक्शंस है। इसको इंशाल्लाह मैं फंक्शन क्लासेस के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शन क्या चीज़ है, फार्मूला क्या चीज़ है, किस लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ, लेकिन लास्ट फार्मूला बार में फिर इंशाल्लाह हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि फार्मूला जो एक अलग मेन्यू है, इसके अंदर इस फंक्शंस और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है फिल। फिल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा को मल्टीपल सेल्स के अंदर फिल करना है तो आप फिल की मदद से उसको फिल आउट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया FELC, सिंपल सा एक डेटा मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये FELC डाउन फिल हो जाए। तो फिल के बाद मैं डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाउन की साइड पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप को लेफ्ट पे फिल करना है, राइट पे फिल करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी मिड में यहाँ पर मैंने लिख दिया FELC। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे डाउन में इसको अप में फिल करना है, इसको डाउन में फिल करना है, इसको लेफ़्ट साइड पे फिल करना है, इसको राइट साइड पे फिल करना है। ठीक है, मतलब कि आप अपनी डेटा को मल्टीपल सेल में क्या कर सकते हो, इजीली जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके एक सिंपल मेथड ये है कि अगर आपको माउस के ज़रिए करना है तो माउस के ज़रिए भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये FELC है, मुझे अप की तरफ फिल करना है तो यहाँ पर आप लोग को ये एक्टिव सेल इंडिकेटर में एक नोड नज़र आ रहा है, इस नोड के ऊपर क्लिक करना है, अप की तरफ इसको फिल करना है तो अप पे फिल हो जाएगा, डाउन की तरफ फिल करना है डाउन फिल हो जाएगा, राइट की तरफ करना है तो राइट, लेफ्ट की तरफ करना है तो लेफ्ट। तो एग्जैक्टली आप इजीली यहाँ से भी फिल कर सकते हो। तो ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी डेटा को अपनी शीट के अंदर इजीली फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट ये जो कमांड है ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसको हम इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 शीट्स लूँगा। ठीक है, मतलब कि 2 शीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे एक एडिटिंग ग्रुप वाला है और दूसरा मैं यहाँ से एक नया शीट लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ एक्रॉस वर्कशीट। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एक्रॉस वर्कशीट और इसका टैब कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कमांड अप्लाई करना है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या होता है, ये भी फिल की तरह ही काम करता है जिस तरह हम सिंपल डेटा को अपनी सेल्स के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फिल है ये 2 शीट्स के दरमियान में होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा है ये विदाउट कट और कॉपी कमांड के बगैर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल शीट के अंदर मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। लेकिन किस तरह फिल करना चाहता हूँ, जिस तरह ये टेक्स्ट जिस जिस सेल में है और जिस कलर में है बिल्कुल इज इट इसको क्या करना है, अदर शीट में फिल करना है। तो सिंपली जो डेटा आपको फिल करना है इसको सेलेक्ट करना है, या अगर आप इस तरह सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+A बटन प्रेस करें तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ ये कंप्लीट शीट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो डेटा है ये कंप्लीटली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखना है और एक्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके साथ क्या हो जाएगा,
आपके साथ एडिटिंग ग्रुप का जो शीट है और अक्रॉस वर्कशीट का जो शीट है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएगी, यानी मतलब सेलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ दिस शीट, इस शीट की सिलेक्शन के बाद आप लोग को क्या करना है, फिल में जाना है और देखो यहाँ पे ये कमांड एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि अक्रॉस वर्कशीट पहले एक्टिवेट नहीं था और अब एक्टिवेट हो गया है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप जब दो शीट्स को एक्टिवेट करते हो और एक शीट के अंदर डेटा को इंसर्ट करके उसको सेलेक्ट करते हो तो इसके बाद ये कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको ऑल कंटेंट्स को फिल करना है कि नहीं, सिर्फ कंटेंट्स को फिल करना है या सिर्फ डिज़ाइन को फिल करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कंटेंट्स भी चाहिए, फॉर्मेट भी चाहिए, डिज़ाइन भी चाहिए, सब चीज़ों को फिल करना है अदर शीट के अंदर। तो ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो ओके क्लिक करने के बाद अब जब मैं अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूंगा आप लोगों को नजर आ रहे हैं जो डेटा जिस कलर जिस डिज़ाइन के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर था एग्जैक्टली वो कॉपी हो गया है अक्रॉस वर्कशीट के अंदर। तो ये था अक्रॉस वर्कशीट के अंदर अक्रॉस वर्कशीट कमांड का इस्तेमाल कि हम अक्रॉस वर्कशीट को अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरतीब से यूज़ करेंगे और किस मेथड से इसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो कमांड आ रहा है वो है सीरीज़। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब यही है कि हम अपनी डेटा को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में फिल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए मैं कुछ सिंपल मेथड बताऊंगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप कर दिया 1 और एंटर बटन प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट किए। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन में जाऊंगा सीरीज में। सीरीज मुझसे पूछ रहा है कि आपको सीरीज रो वाइज बनाना है या कॉलम वाइज बनाना है। मैं कहता हूँ जी मुझे कॉलम वाइज बनाए क्योंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। ये फिर मुझसे टाइप के बारे में पूछ रहा है कि लीनियर यानी सिंपल इस डेटा को डुप्लीकेट करना है या ग्रोथ यानी मतलब क्या है कि आपको एक मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म में इसको फिल करना है या डेट फिल करना है या ऑटो नॉर्मली फिल करना है। तो लीनियर क्या करेगा, लीनियर जो है ये 1 2 3 4 5 यानी नॉर्मल फॉर्म में ये प्रिंट करेगा और अगर ऑटो फिल करूंगा तो ये स्टैटिक सीरीज बनाएगा। अगर आप लोग को याद है तो पहली लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि हम सीरीज किस तरह बनाएंगे, स्टैटिक, डायनेमिक, कस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, अच्छा मुझे लीनियर बनाना है तो ये स्टिप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। ठीक है, तो मैं स्टिप वैल्यू 1 क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ओके बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये सीरीज बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली फिर मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया और 1 टाइप करने के बाद फिर मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया। इसके बाद फिल सीरीज और आफ्टर द सीरीज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रोथ और ग्रोथ में मुझे स्टिप वैल्यू सेलेक्ट करना है 2, मतलब कि 1 के साथ मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 उससे जो वैल्यू आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। ओके देखो 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 8 16। ठीक है, इसी तरह 2 2 जो है हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक प्रॉपर सीरीज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर सीरीज बना सकते हो, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो ये 1 है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और सीरीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली ये एक स्टैटिक सीरीज को क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करता हूँ और सेमी कोलोन को प्रेस करता हूँ। ठीक है, सेमी कोलोन को प्रेस करने के बाद आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा डेट, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डेट को प्रॉपरली इजीली फिल कर सकते हो। मतलब अगर आप आपको डेट लिखना है लिख भी सकते हो, अगर आपको यहाँ पे फिल आउट करना है तो यहाँ से आप फिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, OSK यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करना है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बाद आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड रखना है और सेमी कोलोन को प्रेस करना है, एंटर बटन। तो एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ यहाँ पे एक डेट आ जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करना है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स, और इसके बाद सीरीज़ में जाना है। सीरीज़ में जाने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्टेड है। ये आपसे पूछ रहा है कि डेट यूनिट, आपको डे फिल करना है, वीक डे फिल करना है, मंथ फिल करना है या ईयर। मैं कहता हूँ जी मुझे डे फिल करना है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डे फिल हो जाएगा। अगर आपको डे फिल नहीं करना है तो आपको क्या फिल करना है, मैं यहाँ से दोबारा इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद सीरीज़ और सीरीज़ के बाद मुझे वीक डे को फिल करना है तो वीक डे को फिल करेगा। ठीक है, अगर आपको वीक डे भी फिल नहीं करना है, आपको को मंथ फिल करना है तो सीरीज़ में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मंथ। और अगर मंथ भी नहीं चाहिए तो अगर आप लोगों को ईयर फिल करना है तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ से
ईयर को भी फिल कर सकते हो। ठीक है, फिल में जाएंगे, सीरीज़ और ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ से ईयर को भी फिल कर सकते हो, मतलब कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी सीरीज़ चाहिए वो सीरीज़ आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 और दोबारा इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैं फिल में जाता हूँ, सीरीज़, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेंड। अगर जब आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू ये डिसेबल हो जाएगी, मतलब कि ये नॉर्मली जो रेंज है वो इसको प्रॉपर तरतीब से क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं, मुझे प्रॉपर तरतीब से इस सीरीज़ को क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ कि स्टेप वैल्यू 1 हो और स्टॉप वैल्यू 5 हो। अगर आपने रेंज ज़्यादा भी सेलेक्ट किया है और आपने यहाँ पे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे दिया है तो एग्जैक्टली ये रेंज उतना ही बनेगा जो आपने वैल्यू दिया है। ये 1 से शुरू होगा, 5 पे एंड हो जाएगा। बाकी मेरे पास सेलेक्टेड सेल है लेकिन वहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया, यानी स्टॉप वैल्यू यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो भी चीज़ फिल करना है आप इजीली इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि हम फिल और सीरीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन कमांड है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दे दिया FELC ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, ये एक सिंपल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ये मैंने राइट किया है सिर्फ इस एक सेल के अंदर, AC के अंदर, लेकिन इसने AD और AE ये दो कॉलम्स को इसने ख़राब किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये एक प्रॉपर तरतीब से मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो मैं फिल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा जस्टिफाई के ऊपर। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिल में जाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ से जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। जिस तरह मैं जस्टिफाई के ऊपर क्लिक किया ये एक पॉपअप अपीयर होता है, ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट विल बी एक्सटेंड बिलो द सेलेक्टेड रेंज। मैं कहता हूँ ओके। तो आप देखो ये आपके साथ रो वाइज जो है यानी ऑटोमेटिकली जो है एक कॉलम के अंदर अलग अलग रोज के अंदर ये डिवाइड हो गया। मतलब FELC के बाद जो मैंने स्पेस यूज़ किया ऑटोमेटिकली ऑनलाइन और एकेडमी ये अलग अलग रो में शो हो रहा है। यानी मतलब आप चाहते हो कि मेरे पास एक टेक्स्ट है और मुझे इसको रो वाइज डिवाइड करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का काम क्या होता है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। फ्लैश फिल ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत यूजेबल कमांड है जिसको हम ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम। ठीक है, मतलब सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको ऑल बॉर्डर दे दिया और यहाँ पर मैंने इसको कलर वगैरह और कुछ लिटिल बिट इसका डिज़ाइनिंग कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर और वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया इनाम खान। ठीक है, इस तरह बिलाल खान, इस तरह मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया आसिया बीबी। ठीक है, मरियम खान। ठीक है, इसी तरह फैज़ान, इसी तरह मोहम्मद फैज़ान। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूँ याकूब खान। ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ कलीम खान, इस तरह मैं लिखता हूँ यासीन मलिक। ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ उमर खान। ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ मोहम्मद आसद, इस तरह मैं लिखता हूँ राहिद खान। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास कुछ नेम्स है। ठीक है, यानी सिंपली आप गौर से देखें ये मेरे पास कुछ नेम्स है और एक बंदा मुझे कहता है कि सर मुझे क्या करना है, इससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो फ्लैश फिल बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट नेम को टाइप करूँगा इनाम, एक बार इनाम को टाइप करना है और इसके बाद फिल में जाके फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी आपके साथ फर्स्ट नेम यानी इनाम बिलाल आसिया, देखो ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम में से फर्स्ट लिखना है खान और फिर दोबारा जाना है कहाँ पे,
फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करना है तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा सेपरेट। यानी कितनी कमाल की चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को ईजिली सेपरेट कर सकते हो, आप किसी भी डेटा को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो फ्लैश फिल का काम यही होता है कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल डेटा है और आप इसमें लिटिल बिट चेंजिंग करना चाहते हो या किसी डेटा को सेपरेट करना चाहते हो तो एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, आप जो है फिल की यानी फ्लैश फिल की मदद से आप इसको प्रॉपरली फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, फ्लैश फिल आपको क्या करता है, आपको उसको एक चीज़ डिफाइन करना होता है और आफ्टर डिफाइनिंग ये खुद ब खुद उस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करता है। ठीक है, तो ये था फिल का काम कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी चीज़ को फिल किस तरह करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को साफ करना या किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो आप यहाँ से क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और क्लियर में आता हूँ, मैंने क्लियर आल किया, देखो सब कुछ ख़त्म। कंट्रोल Z फिर मैं प्रेस करता हूँ, ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लियर फॉर्मेट, यानी इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग मैंने किया है उस डिज़ाइन को ख़त्म करना है तो क्लियर फॉर्मेट, देखो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल Z, फिर मैं क्लियर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिखाई को ख़त्म करना है, लिखाई ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल Z फिर अंडू। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास है क्लियर कमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई कमेंट है ही नहीं, इसी वजह से ये डिसेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनाम खान के ऊपर क्लिक करता हूँ, जाता हूँ रिव्यू टैब के ऊपर, यहाँ पे है कमेंट और मैं लिखता हूँ क्या चीज़, मैं इनाम के बारे में लिखता हूँ कि वेरी गुड एम्प्लॉय। ठीक है, देखो ये सिंपल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, होम में जाना है, क्लियर, मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर कमेंट करना है। इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्लियर कमेंट, देखो यहाँ से कमेंट हट गया, यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी क्लियरिटी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या करना है, ये FELC के साथ मुझे एक लिंक बनाना है, तो राइट क्लिक और राइट क्लिक के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो और लिंक क्लिकिंग के बाद मैंने कोई भी मतलब लिंक बनाया इसके साथ। मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग फाइल के साथ Excel1 का जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, देखो ये हो गया लिंक। और अब मुझे इस लिंक को ख़त्म करना है तो क्लियर हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाइपरलिंक नहीं होगा, यानी ये काम नहीं करेगा हाइपरलिंक। ठीक है, और अगर मुझे क्या करना है, मुझे हाइपरलिंक क्लियर, तो आपके साथ ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ लिंक को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ लिंक को, तो आप यहाँ रिमूव हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी लिंक को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आपको हाइपरलिंक को क्लियर करना है या सिर्फ जो लिंक आपने बनाया है उसको ख़त्म करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पे कुछ भी सेटलमेंट कर सकते हो, यानी क्लियर कमांड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि क्लियर हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरतीब से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन जो एडिटिंग ग्रुप के अंदर है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट मतलब इसके अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये एक डेटा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये डेटा मैक्स ऑर्डर में है, मतलब कि ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी डेटा की अरेंजमेंट करूं एक परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से, तो उसके लिए आप लोग सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब सॉर्ट किस तरह अप्लाई करना है, किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, तो फर्स्ट आप उस कॉलम के ऊपर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर मैंने नेम के ऊपर इस सब डेटा को सॉर्ट करना है, तो मैंने नेम कॉलम के अंदर क्लिक किया, सॉर्ट में जाऊंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि A to Z यानी आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी मतलब क्या है कि A to Z चाहिए या Z to A चाहिए। मैं कहता हूँ जी A to Z हो। जब मैं A to Z के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो अली, आसिम, आसिया, बिलाल, दाऊद, देखो ये डेटा एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएगा। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देखो ये डिसेंडिंग में चला जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आपको कस्टम सॉर्ट करना है वही सब चीज़ें, आपको कॉलम का नेम सेलेक्ट करना है और उसके अंदर वैल्यू को डिफ़ाइन करना है और फिर उसकी ऑर्डर को डिफ़ाइन करना है। अगर आप किसी लेवल को डिलीट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, नया लेवल ऐड करना चाहते हो, तो एग्जैक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक डेटा है और वो डेटा मैक्स ऑर्डर में है और मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको डिवाइड करना चाहता हूँ, पोस्ट के बेस पे, लोकेशन की बेस पे, जेंडर की बेस पे,
या नेम की बेस पे, तो एग्जैक्टली उन्हीं कॉलम को सेलेक्ट करके या सिंपली उन्हीं कॉलम में क्लिक करके आप अपनी सॉर्टिंग को ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सॉर्ट के अंदर एक नेक्स्ट वन कमांड है फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, सम टाइम इस तरह होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक डेटा को प्रिंट कराना होता है। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल पोस्ट वाले बंदे हैं, लेकिन मेरा जो मैनेजर है या मेरा जो सीईओ है वो कहता है कि मुझे सिर्फ इंजीनियर्स का रिकॉर्ड चाहिए या मुझे सिर्फ एडमिन का रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ ये प्रिंट करके मुझे दे दे जल्दी। ठीक है, तो अब मैं एक एक इंजीनियर को तो नहीं निकाल सकते इस रिकॉर्ड से। शायद आपके पास 10,000 रिकॉर्ड हो, 20,000 बंदों का रिकॉर्ड हो, 1 लाख बंदों का रिकॉर्ड हो या 50,000 बंदों का रिकॉर्ड हो, तो फिर उन्हीं रिकॉर्ड में से एक एक रिकॉर्ड को फाइंड करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो लिहाजा अगर आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हो या ईजी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग सॉर्ट में जाएं और फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करें। जिस तरह आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कॉलम की हेड पे कुछ लिटिल बिट छोटे छोटे बटन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। देखो यहाँ पे कुछ बटन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इस बटन का मकसद क्या होता है, इस बटन का मकसद ये है कि आपकी जो डेटा है इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई है, यानी मतलब इसके ऊपर फिल्टर एक्टिवेटेड है। ठीक है, अब ये एक काम किस तरह करता है, सिंपली आपको जिस बेस पे किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो आप इजीली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये सारे पोस्ट है, मैंने सेलेक्ट आल के उससे चिक हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट कर दिया एडमिन और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। जिस तरह मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, देखो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, देखो ये सिर्फ एडमिन का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। देखो नजर आ रहा है, ये सिर्फ एडमिन के रिकॉर्ड को आप इजीली प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर बाद में आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर के अंदर बटन है क्लियर। क्लियर का मतलब ये होता है कि अगर आपने फिल्टर का काम पूरा कर लिया है, फिल्टर का काम खत्म हो गया है, तो लिहाजा आप क्लियर के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड फिर शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑप्शन है रीप्लाई। रीप्लाई का मकसद क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को फिल्टर किया, किस रिकॉर्ड को फिल्टर किया, डॉक्टर के रिकॉर्ड को। ठीक है, देखो ये सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बाद में मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो याकूब है ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो टीचर है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने डॉक्टर को फिल्टर किया, फिर इसके बाद इसके अंदर चेंजिंग किया, आफ्टर द चेंजिंग मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड दोबारा फिल्टर हो जाए, यानी रीफिल्टर हो जाए। यानी मतलब ये टीचर का रिकॉर्ड जो है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने डॉक्टर सेलेक्ट किया है तो ये टीचर यहाँ से फिल्टर हो जाए। तो फिर मैं सॉर्ट में जाऊँगा, रीअप्लाई पे क्लिक करूँगा, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है वो जो टीचर का रिकॉर्ड था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम सॉर्ट एंड फिल्टर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका एक एडवांस भी है, एडवांस फिल्टर, वो इंशाल्लाह आगे डेटा ग्रुप के अंदर फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा कि एडवांस फिल्टर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया, सारा रिकॉर्ड शो हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर बटन्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों के साथ था सॉर्ट एंड फिल्टर का कमांड। और लास्ट कमांड जो होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड रिप्लेस का जो कमांड है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ और इसका कंप्लीट आइडिया भी दे चुका हूँ कि हम फाइंड किस तरह करेंगे, रिप्लेस किस तरह करेंगे, उस तरतीब से हम इसकी एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे। ठीक है, तो वो कंप्लीट कंसेप्ट मैंने वहाँ पे दिया है। यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब किसी वर्ड को तलाश करना या किसी भी चीज़ को तलाश करना, और रिप्लेस फिर उन्हीं वर्ड के बजाय आप किसी और चीज़ को ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फाइंड आउट पे क्लिक करता हूँ। जिस तरह मैंने फाइंड के ऊपर क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या चीज़ तलाश करना है। जी मुझे तलाश करना है एक वर्ड है बनु। ठीक है, बनु फाइंड। देखो ये बनु यहाँ पे फाइंड हो गया, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, ये बनु का जो डेटा है वो यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, लेकिन मैं भूल चुका था बनु का जो रिकॉर्ड, बनु के जितने भी एम्प्लॉयज़ है मतलब बनु का नहीं है, मैंने लोकेशन गलत टाइप किया है, तो लिहाजा मुझे चेंज करना है। तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे एक फाइंड है, दूसरा है रिप्लेस। रिप्लेस कह रहे हैं कि रिप्लेस विथ,
किस चीज़ से रिप्लेस करना है? जी मुझे रिप्लेस करना है इस्लामाबाद, यानी मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ पे गलत टाइप किया है, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस आल, यानी कंप्लीट जितने भी जहाँ पर भी बनू होगा ये रिप्लेस करेगा, या एक एक को स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करेगा, या फाइंड आल और फिर इसको रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ नहीं, रिप्लेस आल कर दे, क्योंकि जहाँ पर भी बनू हो वो रिप्लेस कर दे। रिप्लेस आल, एंड ये कह रहा है कि वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स, आल डन, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर वर्ड था बनू वहाँ पे आगे देखो इस्लामाबाद। तो एग्जैक्टली फाइंड एंड रिप्लेस का वही कंसेप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी उसी तरह ही यूज़ कर सकते हो कि किस चीज़ को फाइंड करना है और फिर इसको किस तरतीब से रिप्लेस करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस एक सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है गो टू। गो टू का मतलब किसी जगह पर डायरेक्टली जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक सेल या किसी स्पेसिफिक जगह पे डायरेक्टली जाना है, तो मैं गो टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। गो टू मुझसे पूछ रहा है कि टेबल 2 पे जाना है, तो डायरेक्टली ये टेबल 2 पे चला जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे खुद से एक रेफरेंस देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया J1, यानी J नंबर कॉलम और 1 नंबर रो पे मुझे डायरेक्टली गो टू होना है। ओके, देखो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव सेल इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, ये J नंबर कॉलम है और ये फर्स्ट नंबर रो है, ठीक है। तो एग्जैक्टली किसी भी पोजीशन या किसी भी जगह पे डायरेक्टली जाने के लिए हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल एक सिंपल मेथड से, ठीक है। अब गो टू के अंदर फिर एक नेक्स्ट वन कमांड है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल का मकसद क्या होता है कि मुझे गो टू होना है लेकिन एक स्पेशल मेथड से, मतलब जिस तरह पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट करना है सिंपली टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेशल तरीके से पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक गो टू है और गो टू के अंदर एक गो टू स्पेशल है, ठीक है। तो गो टू स्पेशल का काम क्या होता है कि आप किसी भी जगह जा सकते हो, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप किसी भी पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं फाइंड में जाता हूँ गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल देखो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। गो टू स्पेशल मुझसे कह रहा है कि सेलेक्ट, मतलब आपको जिस जगह पे भी जाना है, किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वाला कमांड जो कमांड दिया हुआ है वो है कमेंट्स। कमेंट्स का काम क्या होता है, मैंने इससे पहले भी बताया कि कमेंट किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा राय देने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है FELC, ठीक है। इस FELC का फुल फॉर्म मुझे लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू टैब पे जाऊँगा, न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा कि फैसल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे कमेंट की शेप में मैंने इसका कंप्लीट फुल फॉर्म यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है होम टैब, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल और कमेंट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। जिस तरह मैंने ओके पे क्लिक किया, डायरेक्टली ये वहाँ पे गो टू होगा जहाँ पर आपने इस कमेंट को मेंशन किया। सिर्फ यही नहीं, अगर आपने 2, 3, 4 जिस जगह भी आपने कमेंट्स टाइप किया होगा, एग्जैक्टली वो इन्हीं को सेलेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि इस जगह पे आपने कमेंट यूज़ किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप लोगों को समझ आई होगा कि हम गो टू स्पेशल में कमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब वो वैल्यू जो फार्मूले से, मतलब वो वैल्यू जो फार्मूले से नहीं आया होगा, मतलब कि नॉर्मली आपने टाइप किया है वो वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है, इसमें नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स, जो भी चीज़ होगा, लेकिन जो कांस्टेंट्स होगा यानी सिर्फ वैल्यूज होगी, तो एग्जैक्टली ये इसको सेलेक्ट करेगा, ओके। अब देखो जिस तरह मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करेगा, ठीक है। फाइंड, गो टू स्पेशल, कॉन्स्टेंट्स इन ओके, ठीक है। अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, देखो ये नेम का जो हेडिंग है इसने सेलेक्ट कर दिया, नेम, जेंडर, पोस्ट, इस तरह अली, मेल, डॉक्टर, मर्दान, बेसिक सैलरी, अलाउंस, लेकिन इसने नेट सैलरी को नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि नेट सैलरी के अंदर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, देखो ये सेलेक्ट हो गया है क्योंकि ये सिंपल डेटा है। देखो जिस जगह पर भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा, तो एग्जैक्टली वो कंप्लीट
डेटा जो है ये इजीली एक क्लिक के साथ सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि हमें किसी डेटा को फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम सेलेक्ट करें और फिर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली कर सकते हो, नो इशू। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गो टू स्पेशल, यहाँ पर कांस्टेंट। अगर आपको फार्मूला वाइज डेटा, फार्मूला, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिक, मतलब जो भी चीज़ आपने फार्मूला से बनाया हो उसी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है तो एग्जैक्टली आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है, बाकी अलाउंस, बेसिक सैलरी वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब देखो बाकी का जो डेटा है वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया है। जहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे एग्जैक्टली वहाँ पर जो है ये सेलेक्शंस बनाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप गो टू स्पेशल में जाके कांस्टेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, या फार्मूला वाइज जो भी कॉलम्स है या जो भी डेटा है आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इसमें भी चॉइस रख सकते हो कि जी मुझे वो नंबर्स चाहिए जहाँ पर मैंने फार्मूला लगाए हैं, वो टेक्स्ट चाहिए जो फार्मूला से आया हो, वो लॉजिकल्स चाहिए जो हमने लॉजिकल फंक्शन से हासिल किया हो। ठीक है, वो एरर्स चाहिए मतलब जो फार्मूला से आया हो। मतलब एग्जैक्टली आप यहाँ से किसी भी पोजीशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम कांस्टेंट्स और फार्मूला को किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब क्या है कि डेटा के दरमियान में जितने भी ब्लैंक सेल है मुझे सारे ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है, तो ब्लैंक और इसके बाद ओके। तो अब देखो जितने भी ब्लैंक सेल हमारी डेटा के दरमियान में है वो कंप्लीट ब्लैंक सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सो एग्जैक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से गो टू में जाके आप यहाँ से ब्लैंक सेल को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मर्जी आपकी है जिस पोजीशन से आपको सेलेक्ट करना है, आप अपनी डेटा के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके भी आप ब्लैंक को सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट, गो टू स्पेशल एंड यहाँ पर ब्लैंक्स के ऊपर चिक लगा के ओके। देखो इसके अंदर जितने ब्लैंक सेल हैं वो सारे ब्लैंक सेल यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है करंट रीजन। करंट रीजन का मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है, जहाँ पे आपका एक्टिव सेल इंडिकेटर है, उसी एरिया के मुताबिक जितना भी डेटा है इसको सेलेक्ट करना है। तो करंट रीजन इन ओके, ये हमारा करंट रीजन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने इस डेटा के अंदर क्लिक किया, ये मेरा करंट रीजन है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो ये करंट रीजन जो हमारा है ये करंट रीजन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मतलब जो स्पेसिफिक डेटा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो करंट रीजन। इसका एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए के साथ भी आप क्या कर सकते हो, आप करंट रीजन को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ये इसकी शॉर्टकट है, इन्हें डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हो या फाइंड में जाके गो टू स्पेशल में जाके यहाँ से भी आप करंट रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और हमारे पास है करंट एरे। एरे का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं डिफरेंट डेटा को इंपोर्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, उस डेटा के अंदर मेरे पास से मैंने वैल्यू दे दिया 10 और फिर मैंने वैल्यू दे दिया 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इक्वल निशान लगाया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। ठीक है, ये आ गया 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है वो वैल्यूज़ जो हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और 10 के बाद यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इसका एक सिंपल सा सीरीज़ बनाऊंगा इस तरफ। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 1, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 2। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, मर्जी आप लोग की जिस तरतीब से बनाना है बना सकते हो। और फिर इन आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं डेटा को यानी इन्हीं सेल को सेलेक्ट करना है और जाना है कहाँ पे, जाना है आप लोग को डेटा में। डेटा के बाद वारेफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट में आप लोग को ये सेलेक्ट करना है, कॉलम इनपुट में आपको 1 2 3 और ओके बटन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मेरे साथ बन जाएगा एक स्पेसिफिक डेटा। ठीक है,
अगर मुझे अब इन्हीं रिकॉर्ड में मुझे करंट एरे यानी एरे वाला रिकॉर्ड चाहिए, देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है प्रॉपर तरतीब से। तो एग्जैक्टली मैं होम में जाऊँगा, फाइंड एंड सेलेक्ट, और इसके बाद क्या करूँगा, गो टू स्पेशल, करंट एरे एंड ओके। अब देखो ये मेरा करंट एरे है जो मैंने अभी फार्मूले से यानी मैंने व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल की मदद से बनाया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड को प्रॉपर तरतीब से सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जो आप एक प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली गो टू स्पेशल में आप एरे वगैरह को यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स तो आप लोग जानते होंगे, पिक्चर्स, चार्ट, मतलब वगैरह वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी शीट के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने दिस डिवाइस से एक इमेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा और डेस्कटॉप में जाने के बाद मैंने जर्नली यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैंने ये वाला एक इमेज सेलेक्ट किया, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको इंसर्ट करें, देखो ये यहाँ पे हो गया इंसर्ट। अब इसकी साइज़ को मुझे छोटा करना है। ठीक है, देखो ये मेरे पास हो गया छोटा। ठीक है, एक मेरे पास ये वाला पिक्चर आ गया। ठीक है, एक मेरे पास आ गया ये पिक्चर। फिर मैं जाता हूँ हो इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस और इसके बाद मैं जाता हूँ डेस्कटॉप। यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा एक डिज़ाइन लोगो है, इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे आऊँगा, ये आ गया मेरा लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम लेगा तो मैं इसको यहाँ से कम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो गया सेट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे फाइल्स भी है, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स भी है। अगर मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है डायरेक्टली, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, तो मैं होम में जाऊँगा, फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा, गो टू स्पेशल के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, गो टू स्पेशल के बाद मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना है। देखो आप लोग देख रहे हो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों को मूव करना है, अगर आप लोगों को इसके साथ जो कुछ भी करना है आप इजीली कर सकते हो। तो फाइंड में जाके, गो टू स्पेशल में जाके यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास है रो डिफरेंसेस एंड कॉलम डिफरेंसेस। ठीक है, रो डिफरेंसेस एंड कॉलम डिफरेंसेस का काम ये है कि सम टाइम हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस एरे के अंदर 2 टाइम्स 10 है। मैं चाहता हूँ कि इस रो या कॉलम में मुझे चेक करना है कि इसमें किस किस जगह पे डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ये वाला वैल्यू और नीचे ये वाला वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, इन सब रोज को सेलेक्ट करना है और मुझे इसके अंदर रो डिफरेंसेस को चेक करना है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा फाइंड गो टू स्पेशल रो डिफरेंसेस। ओके, तो ये रो डिफरेंसेस को मतलब चेक करेगा। यहाँ पे देखो 10 आप बाकी जो जितने भी वैल्यूज़ है ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सम टाइम इस तरह होता है कि जब हम रो डिफरेंसेस को चेक करते हैं तो इसके लिए हम एक सेम डेटा को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 10 वगैरह वगैरह। ठीक है, और इस 10 को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर फिल आउट कर दिया। इस तरह मैंने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया, इसका एक सीरीज़ बना लिया। इस तरह मैंने यहाँ पे 30 टाइप कर दिया और इसका एक सीरीज़ बनाया। अब आप लोगों को मैं रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस एक सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 20 के बजाय 60, यहाँ पे करता हूँ 50 और यहाँ पे करता हूँ 80। अब मुझे इस रो में चेक करना है कि कौन कौन से रो डिफरेंसेस है, मतलब इसमें कौन कौन से वैल्यूज चेंज है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आफ्टर द सिलेक्शन जाऊंगा फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल एंड रो डिफरेंसेस। ओके, देखो ये रो डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है कि आपका जो इस रो के अंदर रो डिफरेंस है वो है 80, सेकेंड वन है 60 एंड थर्ड वन है ये। अगर आप इसको गौर से देखें, देखो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है।
ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे मैंने इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया और इसमें मुझे चेक करना है, तो आप रो डिफरेंस को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको कलर दे दें, देखो ऑटोमेटिकली आपको हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह आप कॉलम वाइज डिफरेंसेस को भी चेक कर सकते हो, मतलब कॉलम वाइज ये डेटा जो हमारे पास है ये रो वाइज है, आप कॉलम वाइज भी डिफरेंसेस को चेक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास है 10, इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, 20 इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, और 30 इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर 30 के अंदर मैंने 50, इसके अंदर 60 और इसके अंदर 90। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ पे, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल एंड कॉलम डिफरेंसेस। ओके, अब देखो कॉलम डिफरेंसेस में ये बता रहा है कि आप लोग की कॉलम्स के अंदर कौन कौन से वैल्यू चेंज है। मतलब सिंपल इस रेंज के अंदर 90 है, इस रेंज के अंदर 60 है और इस रेंज के अंदर 50, ये वैल्यू डिफरेंस है, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो एग्जैक्टली रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है गौरी स्पेशल में जाके रो डिफरेंसेस या कॉलम डिफरेंसेस को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन 2 कमांड है, प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सम टाइम जब हम कोई भी फार्मूला बनाते हैं और उस फार्मूला के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सेल को डिफ़ाइन किया, इसका कलर, इसको बोल्ड, इसको बॉर्डर दे दिया और इसकी साइज़ को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं इक्वल निशान यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 20 प्लस हो जाए, ठीक है, ये प्लस, ये 20 प्लस, ये 50 प्लस, ये 20 प्लस और ये 10 प्लस, मतलब ये सारे वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाए और आफ्टर द एडिंग एक जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो इससे ये एक वैल्यू आ जाएगा, देखो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो 120 वैल्यू है ये किन किन वैल्यूज़ को हमने कंबाइन किया है और ये 120 आया है। तो फाइंड में जाऊँगा, गैर स्पेशल, प्रेसिडेंट्स, डायरेक्ट ओनली, ओके। अब देखो यहाँ पे वो सारे वैल्यूज़ हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं इसकी थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया। अब देखो ये वो वैल्यू है जिसको मैंने इस फार्मूले के अंदर सेलेक्ट किया है और इससे हमें ये वैल्यू मिला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, या सम टाइम हम इस तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 90 और 50 ये दो वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल का एक सिंबल लगाया और मैंने 90 प्लस 50 कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर, देखो मतलब एक फार्मूला के अंदर मैंने फार्मूला यूज़ किया। देखो 90 और 50 को मैंने इस फार्मूला जो वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने एक अलग से एक फार्मूला यूज़ किया और अब ये फार्मूला जब इसके अंदर जो रिज़ल्ट आया है ये 90 50 से ये ऑलरेडी ऐड हुआ है इस फार्मूला के अंदर। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, गौरी स्पेशल, प्रेसिडेंट्स और ऑल लेवल्स इन, ओके ऑल लेवल्स के अंदर देखो ये सब डेटा जो है ये सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये वैल्यूज़ मिलके ये वैल्यू बनाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ से आप ट्रेस प्रेसिडेंट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो या ट्रेस डिपेंडेंट को भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट ओनली। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने ये 20 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस 20 को एक प्रॉपर सिस्टम से सेलेक्ट करना है कि आपके साथ ये जो 20 है ये कहाँ पे मतलब कहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो डिपेंडेंट्स, ओके। तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये सेल डिफाइन कर रहा है कि 210 के अंदर ये सेल डिफाइंड है। ठीक है, जहाँ पर डिफाइन होगा आपको रिजल्ट देगा, जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे आपको प्रॉपरली रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ पे रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों का आइडिया कवर हो गया कि ये क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस डिपेंडेंट को हमने चेक किया कि ट्रेस डिपेंडेंट क्या काम करता है। प्रेसिडेंट डिपेंड इसके लिए ऑप्शंस भी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेन्यू के अंदर मैं इसके ऑप्शंस भी बढ़ाऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं और किस लेवल के बेस पे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी शीट के अंदर काम करते, मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे ये शीट मेरा लास्ट सेल है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लास्ट सेल। ठीक है, और मुझे डायरेक्टली लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है, तो गौरी स्पेशल लास्ट सेल इन, ओके। जिस तरह मैं सेलेक्ट करूँगा देखो ये बता रहा है कि ये आपका लास्ट सेल है, मतलब कि इस सेल के बाद फिर आपका कोई डेटा नहीं है।
तो एग्जैक्टली दिस इज़ योर लास्ट सेल, मतलब ये हमारा लास्ट सेल है जो डेटा जो काम हमने अभी किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली लास्ट सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से एग्जैक्टली सिंपली डेटा को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास से है विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल सेल ओनली का मतलब क्या होता है कि सम टाइम इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक डेटा है, इस डेटा का मुझे एक सब टोटल निकालना है और फिर उन्हीं सब टोटल को हम कॉपी करके किसी और शीट में ले जाना चाहते हैं। तो मैं वर्कशीट के ऊपर आऊँगा, ये जो वर्कशीट जिसके ऊपर मैंने ये डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा सा जूम इन, ठीक है। जूम इन के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। एडजस्ट के बाद अब मुझे पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सॉर्ट में जाना है और इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है। और अब मुझे जाना है कहाँ पे, डेटा, सब टोटल, नेम के बजाय मैं सेलेक्ट करूँगा पोस्ट और बाकी सब कुछ ठीक है, एंड ओके। अब देखो मेरे पास ये एक सिंपल सा फॉर्म बन गया इस डेटा का, ये एक सब टोटल आ गया और नीचे में ये ग्रैंड टोटल आएगा। अब मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है इस सब डेटा को। देखो ये मेरे पास मिनिमाइज हो गया है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आ गया डेटा। अब मुझे सिर्फ यही डेटा चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये एडमिन टोटल डॉक्टर बस सिर्फ यही रिकॉर्ड आ जाए। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करता हूँ और किसी भी जगह में मैं इसको पेस्ट करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं नीचे आ रहा हूँ और इन्हीं शीट के अंदर मुझे इसको पेस्ट करना है। तो जब भी मैं जाऊँगा पेस्ट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये तो पेस्ट हो गया, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसके साथ एडमिन का कंप्लीट रिकॉर्ड भी प्रिंट हो गया, लेकिन ये विजिबल नहीं था। मैं तो चाहता था कि सिर्फ नेम्स प्रिंट हो जाए। अब देखो ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास। इसको सेलेक्ट करना है, फाइंड गो टू स्पेशल और विजिबल सेल ओनली के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। देखो ये सेलेक्ट हो गया, कॉपी, और जिस पोजीशन में भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दें। देखो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं रिजल्ट। तो एग्जैक्टली ओनली विजिबल सेल जो नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं सेल को मुझे सेलेक्ट करके कॉपी करना है, बाकी इसके अंदर जो डेटा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली आप विजिबल और अनविजिबल सेल को एक प्रॉपर सीक्वेंस से कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी पोजीशन के मुताबिक, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम विजिबल सेल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेट्स। कंडीशनल फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है, सम टाइम इस तरह होता है कि मेरे पास ये वाला डेटा है और इसको मुझे रेशो वाइज डिस्प्ले करना है। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक सिंपल सा एक डेटा बार को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली जो भी डेटा बार है मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो जो भी जिस जगह पर भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेट लगाया मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो गो टू स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेट्स, ऑल इन सेम, ओके। देखो ये ऑल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सेम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2-3 जगहों पे है तो ये कंप्लीट 2-3 जगहों पे सेलेक्ट करेगा, लेकिन जब सेम पे क्लिक करेंगे तो सेम सेल में आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे भी कोई कंडीशन अप्लाई किया है, कंडीशनल फॉर्मेट में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं फाइंड और गो स्पेशल में जाके अगर मैं कंडीशनल ऑल करूँगा तो ये देखो ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गो स्पेशल, कंडीशनल और सेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेम ऑलरेडी सेलेक्ट है क्योंकि मेरा कर्सर बाहर है। तो मैं सिर्फ इसी कॉलम के ऊपर क्लिक करके गो टू स्पेशल में जाता हूँ, कंडीशनल, सेम एंड ओके। देखो ये सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट करेगा, ये वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा। तो सेम या डुप्लीकेट आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मर्जी आपकी, जिस तरतीब से भी आपको सेलेक्ट करना है आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा वैलिडेशन, यानी डेटा के ऊपर पाबंदी लगाना, एक रूल लगाना, ठीक है। अगर मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है कि नो सिल्वर फॉन्ट, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगाना है तो मैंने इस जेंडर वाला कॉलम को सेलेक्ट किया। आफ्टर द सिलेक्शन में डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके बाद डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा लिस्ट और लिस्ट में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा मेल कॉमा फीमेल और इसके बाद ओके। देखो यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन रूल बनाया कि मेल फीमेल के अलावा किसी और मतलब कोई और चीज़ एंटर ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने एंटर किया ऑरेंज, देखो ये एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर मुझे इन वैलिडेशन को चेक करना है कि मेरे डेटा में है या नहीं है तो गो टू स्पेशल, वैलिडेशन एंड ओके। इसी तरह इसके अंदर भी ऑल और सेम है, मतलब एक सेम कॉलम को करना है या मल्टीपल करना है आप यहाँ पर इजीली
इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था घोरू स्पेशल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि घोरू स्पेशल को हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरतीब से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे वही चीज़ें, फार्मूलाज को सेलेक्ट करना है, फार्मूला सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फार्मूला के अलावा कमेंट्स को सेलेक्ट करना है, कमेंट को सेलेक्ट करेगा। कंडीशनल फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, या कांस्टेंट वैल्यू को सेलेक्ट करना है, या डेटा वैलिडेशन कॉलम को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करूँ तो मेरा डेटा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मतलब डेटा की सिलेक्शन ना हो, तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को इनेबल करूँगा। अब देखो ये डेटा को सेलेक्ट नहीं करता, सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये डेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये डेटा ख़राब नहीं होगा, ना डेटा टच होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वर्क अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है, या आप चाहते हो कि मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ और बाई मिस्टेकनली कोई भी चेंजिंग ना हो सके, या मतलब गलती से भी कोई डेटा चेंज ना हो, तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑन करें तो आप किसी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो डेटा प्रॉपर्ली चेंज नहीं होगा या इसमें किसी किस्म की एडिटिंग का लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिलेक्शन पिन। सिलेक्शन पिन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन पिन की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इनेबल करना है या डिसेबल करना है, यहाँ से कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है, डिसेबल करना है, मतलब किसी चीज़ को प्रिंट में लाना ही नहीं लाना है, मतलब हाइड ऑल करना है, शो ऑल करना है, कर सकते हो। या ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, इसको पीछे ले जाना है, बिहाइंड हो जाएगा, फ्रंट पे लाना है तो फ्रंट पे ला सकते हो। मतलब कि सिलेक्शन पिन की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकते हो। तो ये था आप लोग का होम टैब। होम टैब के अंदर जितने भी कमांड्स थे वो मैंने डिटेल से एक एक करके डिटेल से पढ़ाए, ताकि आप लोगों का आइडिया कवर हो जाए कि हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इन सब चीज़ों को हम किस तरह यूज़ करेंगे। एक एक कमांड मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।